गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक अब 12:47 हुए हैं। आज 13 अक्टूबर 2021 है, बुधवार का दिन। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सारे के सारे लोग यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं। तो जल्दी से सारे के सारे लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। और शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया का। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत सुप्रभात। खैर अब सुप्रभात तो नहीं है, अब तो खैर आफ्टरनून हो चुका है। हाँ जी, आ गए सब लोग। बहुत बढ़िया। आप जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और मॉडर्न इंडिया में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम कवर कर चुके हैं। जैसे हमने सबसे पहले डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बात की और जाना कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ औरंगजेब के मरने के बाद। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में, जिसमें हमने पुर्तगाली पढ़े, डचेस पढ़े, ब्रिटिशर्स पढ़े, डेन्स या डैनिश पढ़े और फिर फ्रांसीसी। और फिर उसके बाद हमने एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बात की, या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संबंध के बारे में भी बात की। ये टॉपिक जब हमने कंप्लीट कर लिया तो हमने शुरू किया राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। सर कल क्लास ऑफ है क्या? जी हाँ, कल ऑफ रहेगी आपकी क्लास। कल छुट्टी है आप लोगों की। कल से लेके 4 दिन यानी कि संडे तक। ठीक है, कल से लेके संडे तक आपकी 4 दिन की छुट्टी है भाई। कहने का मतलब है कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कल नवमी की छुट्टी, परसों विजयदशमी दशहरे की छुट्टी, और फिर उसके बाद आ जाएगा सैटरडे और संडे। तो 4 दिन तक आप आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। तो कल से लेकर संडे तक आपकी छुट्टी रहेगी। वीओडी दे देना। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इन 4 दिनों में आप परेशान हो जाएंगे और आपको लेक्चर्स चाहिए, तो ठीक है, डेफिनेटली ऐसा कर लेंगे। मैं आपको यहाँ से कुछ लेक्चर्स अपलोड करा के चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप एक टॉपिक तो एटलीस्ट 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक टॉपिक को मैं अपलोड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा कि हम मॉडर्न इंडिया में राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया, फिर हमने पढ़ा भारत में स्वतंत्र राज्यों का या नवीन राज्यों का उदय, जिसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से बंगाल राज्य के बारे में बात की, अवध राज्य के बारे में बात की। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के बारे में बात की, हमने सिखों के बारे में बात की। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट।
हाँ जी। तो हमने इंडिपेंडेंट स्टेट्स में सारे के सारे राज्यों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स या इंडिपेंडेंट राज्यों के बारे में बात की। उसके बाद हमने पढ़ा 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह कंप्लीट करने के बाद हमने कंप्लीट किया द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या भारत का संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास, जिसमें हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में पढ़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक हमने कंपनी के अधीन शासन की बात की, और फिर 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम लोगों ने बात की क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन के बारे में। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे भाई। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उससे पहले हमने 1857 के विद्रोह के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारी अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा, ये टॉपिक आपके पास वीओडी में नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक आपके पास वीओडी में नहीं है। क्योंकि वीओडी में नहीं है तो आप इसको वीओडी में ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं इसको लाइव करा रहा हूं। वीओडी में इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो ये बेहद कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन कई बार कुछ कुछ सवाल होते हैं जो यहां से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, नॉट एवरी टाइम बट वंस इन अ ब्लू मून। तो इसीलिए हम इसको लाइव क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। वीओडी में ये आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आप वीओडी से करने की सोच रहे हैं तो मत सोचिएगा, ये आपको लाइव ही करना पड़ेगा। और आज का टॉपिक मॉडर्न इंडिया का हमारे पास रहेगा, हेडिंग डाल लीजिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हेडिंग डाल लीजिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हिंदी में लिखेंगे भारत में, या लिखेंगे ब्रिटिश शासन का, हिंदी में लिखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो हम बात करेंगे ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश रूल के आने से हमारी अर्थव्यवस्था पर या हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में हमें इस टॉपिक में बात करनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिकली इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे, यानी कि जब अंग्रेजों का अधिकार भारत पर हुआ था, उस समय भारत की 90% जनता, सर कपिल शर्मा शो में आप एज गेस्ट बनकर जा रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको तो पता ही है ना,
एज गेस्ट बनकर जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सेलिब्रिटी बनना होगा। और आप जानते हैं कि आई एम नॉट एट ऑल अ सेलिब्रिटी, और मैं कोई ऐसा महान आदमी भी नहीं हूं जिसको वहां पर बुला लिया जाए एज अ गेस्ट। ठीक है ना? तो मैं एज गेस्ट तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूं भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ एज ऑडियंस जा रहा हूं। तो इतनी ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए हमसे, हम सिर्फ और सिर्फ, है ना, हम सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस बनकर जा रहे हैं और कुछ नहीं। कल मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़ के मुंबई, परसों शूट, दशहरे वाले दिन, और 17 तारीख को वापसी, और 18 तारीख को फिर से आप लोगों के सामने। जी, तो मैंने आपको कहा कि जब अंग्रेजों का भारत में अधिकार शुरू हुआ, जब अंग्रेजों का भारत में डोमिनेंस बढ़ना शुरू हुआ, तो ध्यान रखेंगे उस समय भारत की लगभग 90% पॉपुलेशन, यानी कि 90% जनता गांव में निवास करा करती थी, यानी कि ग्रामीण हुआ करती थी। पूरी तरीके से वो ग्रामीण थी, पूरी तरीके से वो रूरल हुआ करती थी या गांव में निवास किया करते थे। और यदि हम अपने देश के गांवों के बारे में बात करें तो भाई हमारे देश के उस समय गांव भी पूरी तरीके से संपन्न हुआ करते थे। संपन्न का मतलब सारे के सारे लोग पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हुआ करते थे। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए यहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? कृषि और पशुपालन हुआ करता था। और इसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय किसान और जो भारतीय दस्तकार हुआ करते थे वो यहां पर तैयार किया करते थे, यहां पर बनाया करते थे, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करती थी। जैसे कि भारत के सूती और रेशमी वस्त्र की मांग पूरे विश्व में हुआ करती थी, और मुगल साम्राज्य विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था सूती वस्त्रों का और रेशमी वस्त्रों का। सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए हम हमेशा से प्रसिद्ध हुआ करते थे। इसके अलावा संगमरमर के पत्थर पर नक्काशी करने का काम हमारे देश में प्रसिद्ध था। इसके अलावा लकड़ी पर नक्काशी करने का काम हमारे देश में प्रसिद्ध था। विभिन्न आभूषणों को तैयार करना और विभिन्न कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की गच्चीकारी और पच्चीकारी नक्काशियां करने का काम हमारे देश में पूरी तरीके से प्रचलित हुआ करता था, पूरी तरीके से फेमस हुआ करता था। इसके अलावा यहां पर सोने चांदी के आभूषण, पत्थरों को नक्काश कर या पत्थरों को तराश कर यहां पर विभिन्न चीजें बनाई जाती थी, और हम इसी वजह से पूरे वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे या आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, भाई आप जानते हैं सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उसके बाद अंग्रेजों ने सूरत से भारत में अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना स्थापित करके व्यापार की शुरुआत की। अब शुरुआती दौर की यदि हम बात करें तो भाई अंग्रेज तो केवल और केवल व्यापारी बनकर आए। लेकिन व्यापार की आड़ में उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रशासन को, अपने शासन को भी मजबूत करना शुरू किया, और देखते ही देखते वो अंग्रेज जो केवल एक व्यापारी बनकर आए थे, उन्होंने देखते ही देखते भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। अब ये उपनिवेश क्या होता है अभी समझेंगे। भाई उपनिवेशवाद क्या है अभी हम समझेंगे। और कहने का मतलब, अभी तक तो हम एक्सपोर्टर्स हुआ करते थे, अभी तक तो हम निर्यातक हुआ करते थे। हमारा काम हुआ करता था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना या निर्यात करना। लेकिन देखते ही देखते अंग्रेजों ने हमें अपने लिए केवल और केवल एक कच्चा माल मात्र बना दिया, और एक ऐसा बाजार बना दिया जो उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्या करते थे? उपभोग करते थे। कहने का मतलब, अभी तक
हम सारा का सारा काम अपने जीवन निर्वाह के लिए कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने देखा ही देख, यहां से सारा का सारा रॉ मटेरियल, सारा का सारा कच्चा माल भेजना शुरू कर दिया। कहां पर? ब्रिटेन। कहने का मतलब हम क्या बन गए? सिर्फ रॉ मटेरियल बन गए, सिर्फ कच्चा माल बन गए। कहने का मतलब कपास की खेती भारत में होगी, चरखा भारत में काता जाएगा, लेकिन सूती वस्त्रों के सारे जो थान है वो कहां भेज दिए जाएंगे? ब्रिटेन भेज दिए जाएंगे। और सूती कपड़े कहां बनेंगे? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बनेंगे। और फिर वो कपड़े भारत आयात करेगा, यानी कि हम उसे इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके महंगे दामों पर खरीदेंगे। ये तो वो बात हुई कि रॉ मटेरियल हमारा, मेहनत हमारी, उसको उगाना हमारा, लेकिन केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट जाकर कहां बनेंगे? इंग्लैंड में। तो ये एक रीजन हुआ, ये एक कारण हुआ जिसकी वजह से हम निर्यातक से आयातक बन गए। अभी तक हम निर्यात कर रहे थे, अब हम आयात करने लगे। अंग्रेजों के लिए केवल कच्चा माल, रॉ मटेरियल बनकर रह गए और एक ऐसा बाजार बनकर रह गए जहां पर अंग्रेज अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को क्या कर सकता था? बेच सकता था, उनकी खपत कर सकता था। क्लियर हो गई बात? तो यदि हम ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश रूल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंपैक्ट देखें या प्रभाव देखें, तो यहां पर हमारे पास कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं या कुछ मुख्य कारक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कॉजेज रहे, या फिर आप कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स या प्रभावों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रभाव, सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द वेरियस स्टेजेस ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश colonialism. The various stages of British colonialism, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, लिखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर समझने की यह है कि भाई कॉलोनियलिज्म क्या होता है या उपनिवेशवाद क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन, यदि हम सिंपल सी परिभाषा के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, किसी भी देश के द्वारा अपनी सीमा के बाहर जाकर अपनी राष्ट्रीयता का विस्तार करना ही क्या कहलाता है? कॉलोनियलिज्म कहलाता है या उपनिवेशवाद कहलाता है। कहने का मतलब ब्रिटेन अपनी सीमा से बाहर निकलेगा, यानी कि अपनी सीमा से बाहर निकला और उसने भारत में जाकर अपनी राष्ट्रीयता का क्या किया? विस्तार किया। दैट इज कॉलोनियलिज्म। और ध्यान रखेंगे, इसका हमेशा जो इफेक्ट होता है, हमेशा जो इसका विषय होता है वो क्या होता है? इकोनॉमिक, आर्थिक। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी देश का किसी दूसरे देश में जाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेना,
या उसकी अर्थव्यवस्था का अधिकारी बन जाना भी क्या है, बेसिकली कॉलोनियलिज्म है या फिर उपनिवेशवाद है। और यही किया गया किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिशर्स। हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियां, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियां। तीसरा इफेक्ट लिखेंगे, डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज एंड टाउन हैंडीक्राफ्ट्स। डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज एंड टाउन हैंडीक्राफ्ट्स, हिंदी में लिखेंगे ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण उद्योग एवं नगरीय दस्तकारियों का पतन, ग्रामीण उद्योग एवं नगरीय दस्तकारियों का पतन। नेक्स्ट, अगला प्रभाव जो अंग्रेजों का पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, और हम सब जानते हैं जो क्या है, लिख लीजिए, कॉमर्शियलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हिंदी में लिखेंगे कृषि का वाणिज्यिकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि का वाणिज्यिकरण। नेक्स्ट, अगला लिखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अगला लिखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट का क्या मतलब है, अरे मेरे भाई, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि अंग्रेजों से के आने से पहले, भाई अंग्रेजों के भारत में आने से पहले आप अपने लिए अनाज बो रहे थे, आप अपने लिए चावल बो रहे थे, आप अपने लिए खाद्यान्न बो रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आ गए तो अंग्रेजों ने आपके साथ जोर जबरदस्ती की और आपसे कहा कि भैया आप एक काम कीजिए, आपको केवल और केवल अनाज पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको अपना पेट भरने के लिए कितना अनाज चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, तो आपको अनाज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अफीम की खेती कीजिए, आप नील की खेती कीजिए, आप कपास की खेती कीजिए, आप तंबाकू की खेती कीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो वर्ल्ड मार्केट में महंगे दामों पर बिकेंगी और इनसे बने हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी महंगे दामों पर बिकेंगे। अब आप अभी तक तो केवल और केवल गेहूं और चावल बोकर गुजारा कर रहे थे, आपने गेहूं की जगह पर तंबाकू बोना शुरू कर दिया, चाय बोनी शुरू कर दी। कहने का मतलब अब आप अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के फायदे के लिए क्या करने लगे, कृषि करने लगे। दैट इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यही तो है कृषि का वाणिज्यिकरण। इसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसको आप हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे धन का बहिर्गमन सिद्धांत, धन का बहिर्गमन सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था।
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन का बहिर्गमन सिद्धांत। और दादा भाई नेहरू जी ने ही ऐसा कहा था कि भारत से सारा का सारा जो धन है, सारा का सारा जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो एज इट इज कहां भेज दिया जाता है? ब्रिटेन भेज दिया जाता है। और फिर ब्रिटेन से उसे भारत के लिए ऋण बनाकर या लोन बनाकर या कर्जा बनाकर वापस भेजा जाता है। फिफ्थ पॉइंट की हिंदी मेरे भाई मैंने कहा लिख लेंगे, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। और आप जानते हैं कि जब कृषि का ही क्या कर दिया जाएगा, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया जाएगा, वाणिज्यिकरण कर दिया जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा या धन का बहिर्गमन होगा, तो आप जानते हैं इसके नतीजे क्या होंगे? अगला इफेक्ट लिखेंगे पोवर्टी। अगला इफेक्ट ब्रिटिश एम्पायर का हुआ पोवर्टी एंड फेमाइन। हिंदी में लिखेंगे दरिद्रता एवं अकाल, दरिद्रता एवं अकाल। ये तो सारे के सारे वो प्रभाव थे, सारे के सारे वो इफेक्ट्स थे जो भारत के लिए क्या रहे? नेगेटिव, नकारात्मक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने से केवल और केवल हमें आर्थिक रूप से नुकसान ही हुआ। हो सकता है आर्थिक रूप से कुछ फायदा भी हुआ हो। तो एक पॉइंट वो कंसीडर कर लेंगे, तो एक पॉइंट हम वो कंसीडर कर लेंगे और उसे हम कहेंगे, लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ब्रिटिश एम्पायर। हिंदी में लिखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आर्थिक विकास। ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है इस टॉपिक में, जो है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया या ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, लिखिए, द वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। तो सबसे पहली चीज कोलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश की इकोनॉमी पर अधिकार कर लेना या उसे टेक ओवर कर लेना ही क्या है? उपनिवेशवाद या कोलोनियलिज्म। कहने का मतलब अपनी सीमाओं से बाहर जाकर यदि हम किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अपनी राष्ट्रीयता का विस्तार करते हैं इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं? कोलोनियलिज्म कहते हैं।
और यही किया गया किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। लिखेंगे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। लिखेंगे प्लासी एवं बक्सर के युद्धों के बाद, आफ्टर द बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर। हम सब जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के ही खिलाफ मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम के द्वारा लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। और हम सब जानते हैं यही वो दोनों निर्णायक युद्ध हैं जिन्हें ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के बाद से ब्रिटिश डोमिनेंस भारत में क्या हुआ? प्रभावी हुआ या इफेक्टिव हुआ या यहां पर पूरी तरीके से सक्रिय हुआ। अभी तक हम एक सेल्फ डिपेंडेंट तुझसे, लेकिन जैसे ही प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद 64 ईस्वी में अंग्रेजों के ही खिलाफ मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम के द्वारा लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। और हम सब जानते हैं यही वो दोनों निर्णायक युद्ध हैं जिन्हें ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के बाद से ब्रिटिश डोमिनेंस भारत में क्या हुआ? प्रभावी हुआ या इफेक्टिव हुआ या यहां पर पूरी तरीके से सक्रिय हुआ। अभी तक हम एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी में थे, या फिर आप कह सकते हैं अभी तक हम एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के अधीन थे, लेकिन जैसे ही प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत की, तो हम एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से एक कॉलोनियल इकोनॉमी या फिर एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। तो आपको लिखना है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, लिखेंगे द सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज कन्वर्टेड इनटू, द सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज कन्वर्टेड इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी। लिखेंगे भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को, भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। और लिखेंगे ब्रिटिश कोलोनियलिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस। लिखेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म कैन बी डिवाइडेड और कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसके 3 चरण रहे। सबसे पहला लिखिए स्टेज ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। सबसे पहली स्टेज कहलाती है स्टेज ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, या हिंदी में लिख सकते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवस्था।
स्टेज ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म या वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवस्था, जो बेसिकली 1757 से लेकर 1813 तक की स्टेज रही, या 1757 से 1813 तक का ये पीरियड रहा। इसी को कहा गया स्टेज ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म या वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवस्था। और 1757 से लेकर 1813 तक के पीरियड में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें थी, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्हें आप स्टेज ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म या वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवस्था कह सकते हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का ही एक स्टेज है, एक चरण है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट इसमें, स्टेज ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, to get the trade monopoly, to get the trade monopoly and abolishing, to get the trade monopoly and abolishing the competitors। सबसे पहला काम अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, लिखेंगे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करके, व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने यहां पर व्यापार से शुरुआत की, व्यापार को धीरे धीरे मजबूत बनाया और इतना ज्यादा मजबूत बनाया कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिए। कहने का मतलब ट्रेड मोनोपोली बना ली अपनी, कि भारत में व्यापार यदि किसी पर्टिकुलर चीज का हो रहा है तो वो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसके अलावा और किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापारिक एकाधिकारों से अपने प्रतिद्वंदियों को क्या किया, समाप्त किया। और यहां पर प्रतिद्वंदियों का मतलब या फिर यहां पर कॉम्पिटिटर्स का मतलब वो अन्य यूरोपियन कंपनी से है जो अंग्रेजों के ही समकालीन यहां पर क्या कर रही थी, व्यापार। अब चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो डेन्स या डैनिश हो, या चाहे वो डचेस हो, लेकिन सबसे पहला ही काम अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि ट्रेड मोनोपोली हासिल करके, व्यापारिक एकाधिकार हासिल करके अपने सारे के सारे प्रतिद्वंदियों को अंग्रेजों के द्वारा खत्म कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। दूसरा काम लिखेंगे गेटिंग द प्रोडक्ट्स, getting the products in low prices, getting the products in low prices and selling them in high prices। लिखेंगे कंपनी के द्वारा वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीदकर, कंपनी के द्वारा वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीदकर उन्हें महंगे दामों में बेचना। कहने का मतलब भाई यहां पर जितने भी उद्योग चल रहे थे या जितने भी दस्तकार यहां पर काम कर रहे थे, अंग्रेज उनसे बहुत ही सस्ते दामों में उनके प्रोडक्ट्स या उनकी वस्तुएं खरीद लिया करते थे और सस्ते दामों में खरीदकर फिर उन्हें महंगे दामों में बेचा करते थे। तीसरा महत्वपूर्ण काम लिखेंगे गेटिंग द पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनैतिक नियंत्रण प्राप्त करना। गेटिंग द पॉलिटिकल कंट्रोल या राजनैतिक नियंत्रण प्राप्त करना। अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि केवल यहां पर व्यापार करने से ही काम नहीं होगा, व्यापार के साथ साथ हमें यहां पर अपना राजनैतिक नियंत्रण भी स्थापित करना होगा, अपने प्रशासन को भी मजबूत करना होगा। तो याद कीजिए 1757 से लेके जब हम 1813 तक पहुंचते हैं या जब हम 1813 के चार्टर एक्ट तक पहुंचते हैं, तो हमने नहीं पढ़ा था 1813 के चार्टर एक्ट में कि कंपनी से व्यापार को
समाप्त कर दिया गया और प्रशासन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, या प्रशासन का और भी ज्यादा विस्तार कर दिया गया। क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे थे, व्यापार को धीरे धीरे कम कर रहे थे और प्रशासन को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि नियर फ्यूचर में या बहुत जल्दी ही पूरे के पूरे भारत पर ही हम अधिकार कर लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वो तीन महत्वपूर्ण रीजंस थे या तीन महत्वपूर्ण कारक थे जिसकी वजह से जो कॉमर्शियल कैपिटलिज्म या जो वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवस्था थी, या जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म की फर्स्ट स्टेज थी, उसको बढ़ावा मिला। और इसका पीरियड था 1757 से लेकर 1813 तक। नेक्स्ट अगला लिखेंगे। इसके बाद आया या इसके बाद आई स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी कि औद्योगिक औद्योगिक पूंजीवाद की अवस्था। स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या औद्योगिक पूंजीवाद की अवस्था, जो बेसिकली 1813 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक का पीरियड है। 1813 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक के पीरियड को कहते हैं स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या औद्योगिक पूंजीवाद की अवस्था। लिखेंगे that was started from the Charter Act of 1813। इसकी शुरुआत 1813 के चार्टर अधिनियम से हुई। इसकी शुरुआत 1813 के चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट से हुई। याद कीजिए 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल दो व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखे गए थे, एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। इसके अलावा अन्य ब्रिटिश लोगों को या अन्य ब्रिटिशर्स के लिए भारतीय मार्केट के जो रास्ते थे वो पूरी तरीके से ओपन कर दिए गए थे, खोल दिए गए थे। और ये प्रावधान कर दिया गया था कि अब ब्रिटेन से आकर कोई भी भारत में निवेश करके यहां पर क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। अब व्यापार करने की जो मोनोपोली थी या जो एकाधिकार था वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सीमित नहीं था। इसीलिए वहीं से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या फिर औद्योगिक पूंजीवाद। और यही वो स्टेज थी जिसमें अधिक से अधिक ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर अपने पांव जमाए। और सबसे महत्वपूर्ण खेल क्या खेला, आप खुद देखिए। यदि भारत में निर्मित कोई भी वस्तु एक्सपोर्ट होगी या उसका निर्यात किया जाएगा तो उस पर देना होगा 10% टैक्स, उस पर देना होगा 10% कर। लेकिन यदि विदेश में निर्मित या फिर ब्रिटेन में निर्मित कोई भी वस्तु का भारत में आयात किया जाएगा या किसी भी चीज को इंपोर्ट किया जाएगा तो उस पर कर लगेगा मात्र 3 से 5%। क्यों किया अंग्रेजों ने? क्योंकि अंग्रेज पूरी तरीके से हमारा क्या करना चाह रहे थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनुद्योगीकरण। अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि भाई भारत में बने हुए सूती कपड़े, भारत में बने हुए रेशमी वस्त्र, भारत में बने हुए आभूषण पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड है, इनकी मांग है।
तो क्यों ना इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए या निर्यात कर बढ़ा दिया जाए। तो यदि भारत से कोई देश या भारत के लोग यदि अपना माल या अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट किसी को भी बेचेंगे तो उस पर निर्यात कर कितना देना होगा? 10%। लेकिन यदि ब्रिटेन से बनी हुई चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी केवल कितनी देनी होगी? 3 से 5% देनी होगी। कहने का मतलब अंग्रेजों का या ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत में जो वस्त्र उद्योग चल रहा था, जो कागज उद्योग चल रहा था, जो लौह उद्योग चल रहा था, जो चीनी उद्योग चल रहा था, ये सारा का सारा पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोर्ट टैक्स था, इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी थी कि उसको दे पाने में कोई भी क्या नहीं था, केपेबल नहीं था। इसीलिए अब हम धीरे धीरे निर्मित वस्तुओं को नहीं बल्कि कच्चे माल को बेचने लगे, यानी कि रॉ मटेरियल को बेचने लगे। और यही तो उद्देश्य था किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। और क्योंकि हम अब अंग्रेजों के लिए केवल और केवल क्या रह गए? रॉ मटेरियल बनकर रह गए, कच्चा माल बनकर रह गए। इसीलिए आप जानते हैं कि यही वो स्टेज है जिसमें भारत में रेलवे का विकास किया गया, रेलवे की डेवलपमेंट की गई, ताकि कच्चे माल को विभिन्न जगहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। बेसिकली मेनली कहां तक? बंदरगाहों तक या पोर्ट्स तक, ताकि उन्हें पहुंचाया जा सके। और आप जानते ही हैं कि भाई भारत की सबसे पहली जो यात्री रेल थी वो 1853 में ही तो चली थी, बंबई से ठाणे तक। दैट इज नोन एज स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसके बाद तीसरा लिखेंगे स्टेज ऑफ फाइनेंस, स्टेज ऑफ फाइनेंस कैपिटलिज्म। या हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं वित्तीय पूंजीवाद की अवस्था। तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद की अवस्था। सर वो इंग्लिश बोलते थे और हम हिंदी। अच्छा, तो उनकी लैंग्वेज हम कैसे समझते थे? मेरे भाई आपको तो पता ही होगा, 19th सेंचुरी में 1813 का जब चार्टर एक्ट आया था तो भूल गए कि भारतीय राजस्व से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का मतलब है कि भाई भारतीयों को भी शिक्षित किया जाएगा। इसीलिए तो अंग्रेजी को इंप्लीमेंट किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ही तो अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा में शामिल किया गया था। और भारतीयों को भी अंग्रेजी सिखाई जाने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि काम तो इन्हीं से करवाना है। एक आदमी कह रहा है इंग्लिश शुड बी एबोलिस्ड। मेरे भाई अगर तुम्हारे हिसाब से इंग्लिश शुड बी एबोलिस्ड तो भैया आप आईएएस वाईएएस बनने का ख्वाब मत देख लेना गलती से। क्योंकि आपको तो पता ही है ना, हिंदुस्तान का सत्य जीवन का परम सत्य।
इस बार सिविल सर्विसेज का जब वो फाइनल रिजल्ट आया है ना, लगभग 750 लोगों की लिस्ट आई थी ना, 735 थे या पता नहीं 750 के आसपास थे। तो उसमें से 12 लोग हैं हिंदी मीडियम से सिलेक्ट, सिर्फ 12 लोग, बाकी सब इंग्लिश मीडियम से हैं। और आप कह रहे हैं इंग्लिश शुड बी एबोलिश्ड, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हिंदी हमारी माँ है तो अंग्रेजी हमारी स्टेप मदर, सौतेली माँ है। दोनों ही, दोनों को ही रखना पड़ेगा। डिफेंस की तैयारी कर रहा है और इंग्लिश को एबोलिश करने की बात कर रहा है। अरे तेरे सीनियर भगा देंगे तेरे को कोर्ट मार्शल करके। डिफेंस में तो अंग्रेजी ही चलेगी, उच्च पद पर जाएंगे तो। हाँ जी, अगला है वित्तीय पूंजीवाद की अवस्था 1858 से लेकर 1947 तक का पीरियड, 1858 से लेकर 1947 तक का पीरियड। अब हमने इसको वित्तीय पूंजीवाद की अवस्था क्यों कहा है? इसे हमने वित्तीय पूंजीवाद की अवस्था इसलिए कहा है क्योंकि ये वो समय है, ये वो चरण है जिस चरण में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में या वह भारत में विभिन्न चीजों में विकास करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए भारी मात्रा में भारत के द्वारा क्या लिया गया? ऋण लिया गया या लोन लिया गया। वही बात मैंने कहा कि धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहां से सारा का सारा धन कहां भेज देंगे? ब्रिटेन भेज देंगे। और जब यहां पर गरीबी होगी और यहां पर भुखमरी होगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए फिर हमारा ही पैसा हमें ही लोन के रूप में दिया जाएगा या हमें कर्ज के रूप में दिया जाएगा। और भाई यही कारण हुआ कि इस पीरियड की यदि हम बात करें तो यदि एक तो रेलवे का विकास, भाई भारत में रेलवे का विकास होने लगा था, सड़क का विकास होने लगा था, सिंचाई की व्यवस्था होने लगी थी, विभिन्न बागान भारत में डेवलप किए जा रहे थे, चाहे वो चाय के बागान हो, चाहे वो तंबाकू के हो, चाहे वो कॉफी रबड़ के बागान हो। इसके अलावा यहाँ पर कोयले की जो खानें थी वो भी क्या की जा रही थी? डेवलप की जा रही थी। और इन्हीं सब चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत तेजी से भारतीय ऋण में क्या हुई? तेजी हुई। कहने का मतलब हमारा ही पैसा ब्रिटेन के द्वारा हमें लोन के रूप में भेजा गया, हमें ऋण के रूप में भेजा गया। और यही कारण हुआ कि जब 1858 में कंपनी शासन खत्म हुआ, याद है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में पढ़ा था कि 1858 में भारत से मुगल साम्राज्य का अंत करने की घोषणा कर दी गई और भारत से कंपनी शासन क्या हो गया? समाप्त। तो जब भारत से कंपनी शासन समाप्त हुआ था, यानी कि 1858 में, यानी कि जब क्राउन रूल की भारत में शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखेंगे उस समय भारत पर कुल कर्जा लगभग 7 करोड़ पौंड का था। उस समय भारत पर कर्जा लगभग 7 करोड़ पौंड का था। लेकिन देखते ही देखते 1939 तक, मतलब आजादी से कुछ पहले तक, या फिर आप कह सकते हैं जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ या जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, कहने का मतलब 1 साल भी नहीं लगा, एक मतलब 100 साल भी नहीं लगे, और उसी के भीतर हमारे देश पर जो कर्जा था वो लगभग 88 करोड़।
और 42 लाख पाउंड का हो गया था। आप देख लीजिए, 100 साल का भी डिफरेंस नहीं है, 100 साल का भी डिफरेंस नहीं है। 1858 में सिर्फ 7 करोड़ पाउंड का लोन या ऋण भारत पर था, लेकिन हम इतने ज्यादा कर्जदार कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा कि 1939 तक आते आते भारत पर जो ऋण था, जो लोन था, वो अंग्रेजों के द्वारा 88 करोड़ 42 लाख रुपए कर दिया गया। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, स्टेज ऑफ फाइनेंस कैपिटलिज्म। ये पूरी तरीके से वित्तीय पूंजीवाद की अवस्था थी। तो हमने बात कर ली है सबसे पहली स्टेज या सबसे पहले कारक के बारे में, जो था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश उपनिवेशवाद। अरे आज की कहानी को हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे अंग्रेजों के विभिन्न लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स या भू राजस्व प्रणालियों के बारे में। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी मंडे। यदि आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक शॉपिक, देखो ये टॉपिक तो हमें लाइव ही पढ़ना है, ये टॉपिक हम लाइव ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कोई वीओडी का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, या मैं वीडियो अपलोड करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं और कोई एक आध यहाँ पर ऐसा टॉपिक आपको अपलोड करवा दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, जहां से कभी कभार क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अपलोड करा दूंगा। आपके पास 4 दिन का समय है, 4 दिन में आप उसे आराम से कवर कर लीजिएगा।